हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल में। आइए हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसान तरीका से लेके आए हैं आप सभी को भी। प्रथम क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो इसका राइट आंसर होगा राज सूची में। पंचायती राज प्रणाली की सूची में है, राज सूची में। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज सूची तथा समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। जिस विषय का वर्णन सूची में नहीं किया गया है उस वह संघ सूची के अंतर्गत आता है। मौजूदा समय में संघ सूची में 101 संघ सूची में 101 विषय, राज सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय है। पंचायती राज प्रणाली में निर्वाचन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य व पंचायती राज स्वायत्त शासन के बीच वित्त बंटवारे के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक को लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से ही लिया जाता है। लोकसभा से पारित होने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए प्रेषित किया जाता है और 14 दिन के अंदर उस विधेयक को पारित करना आवश्यक है, अन्यथा वह राज्यसभा से पारित समझा जाएगा। राज्यसभा की सभी सिफारिशों को लोकसभा स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है। इस प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 109 में वर्णित किया गया है तथा अनुच्छेद 111 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति है प्रकृति रूप से संघीय किंतु भावनात्मक में एकात्मक। प्रकृति में संघीय परंतु भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान की प्रकृति को लेकर संविधान सभा के लोगों में मतभेद था। हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 यह कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत संघात्मक राज्य है, परंतु वास्तविकता यह केंद्र की तरफ ज़्यादा झुका है। भारतीय संविधान के संघीय लक्षणों में द्वैध शासन, राज्यों और केंद्रों के बीच शक्तियों का वितरण, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायालय में प्राधिकार आदि प्रमुख है, जबकि एकात्मक लक्षणों में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकीकृत न्याय व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति शासन आदि प्रमुख है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान प्रकृति में संघीय होते हुए भी एकात्मकता की तरफ झुकी हुई है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक दी गई है। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम की सिफारिश पर किया जाता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर किया जाता है। परामर्श की यह प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है। ये नेक्स्ट, राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्य का प्रधान सभापति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति को कोई कार्य नहीं सौंपा गया है तथा राष्ट्रपति के रूप में उसका कोई वेतन भी निर्धारित नहीं किया गया है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है तथा लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य तथा लोकसभा में 545 सदस्य हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। इस प्रकार राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता।
भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह हैं? इसका राइट आंसर है लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(a) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन का नेता होता है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है तथा मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए उत्तरदायी होता है। लॉर्ड मार्ले के सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में कहा गया है, मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं तथा एक साथ डूबते हैं। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो देखिए, हमारे यहाँ संसद सदस्य दो प्रकार के होते हैं, एक राज्यसभा, एक होते हैं राज्यसभा, दूसरा होते हैं लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र है 30 वर्ष। और इन लोगों के अहर्ता है कुछ, जो कि लोकसभा या राज्यसभा बनने के लिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, इसे किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो इसकी उम्र है 65 वर्ष। उम्र है 65 वर्ष। अनुच्छेद कहता है 165(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा, परंतु न्यायाधीशों की आयु के संदर्भ में संसद एक नए कानून बना सकेगी। कोई भी न्यायाधीश कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर रहित त्यागपत्र अपने पद का त्याग कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए उसे निम्न अर्हता होना चाहिए, जैसे कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम उसे 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो या कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो या राष्ट्रपति की राय में परंपरागत विवेचता हो। आइए नेक्स्ट। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में से एक समस्या है, क्या है? तो असंगठित क्षेत्र है। इस क्षेत्र के आय व्यय की जानकारी सीमित होती है। इसका डाटा उपयुक्त रूप में विभागों को उपलब्ध नहीं हो पाता, जबकि भारत में इनका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867-68 में किया था। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की सहायता करता है। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सबसे सूचक प्रति व्यक्ति आय होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कृषि पुनर्वृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्टेट के बैंक का क्या नाम है? तो ये है आपका कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, जिसे कि हम लोग नाबार्ड भी शॉर्ट में नाबार्ड के नाम से जाना जाता है। नाबार्ड के नाम से इसे जाना जाता है। इसका मुख्यालय मुंबई में यानी महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत 12 जुलाई 1982 को किया गया। यह ग्रामीण बैंक को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनके जीवन स्तर सुधारने के लिए उनको ऋण उपलब्ध कराता है। भारतीय रिजर्व बैंक यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI एक्ट 1934 के अनुसार किया गया। RBI की स्थापना हिल्टर यंग कमीशन के सिफारिश पर की गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाजार हिस्सेदारी के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक, जो कि
इसकी स्थापना 1921 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण करके इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। INF शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? यहाँ पे इसका राइट आंसर है व्यापार संबंधित निवेश उपाय। क्या है? व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ट्रिम्स व्यापार से संबंधित निवेश उपाय का संक्षिप्त रूप है। ये ऐसे समझौते हैं जो घरेलू नियमों पर लागू होते हैं और एक देश में विदेशी निवेशकों पर लागू होते हैं। व्यापार से संबंधित निवेश उपाय WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन के 4 प्रमुख कानूनी समझौते में से एक हैं। ये नियम घरेलू फर्मों की वरीयता को प्रतिबंधित करते हैं और इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फर्मों को विदेशी बाजार में अधिक आसानी से संचालित करने में सक्षम होते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में गेट के स्थान पर की गई। वर्तमान समय में इसके 164 देश सदस्य हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। आइए नेक्स्ट, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 1915 को आया। नीति आयोग ये भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस संस्थान के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया था। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करती है। इसके नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तथा राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जहाँ मुख्यमंत्री है वहाँ के मुख्यमंत्री और जहाँ केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के राज्यपाल, संबंधित कार्यक्षेत्र के जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ और कार्यरत लोग प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। पूर्णकालिक इसके सदस्य उपाध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त इसके सदस्य पूर्णकालिक होते हैं। अंशकालिक सदस्य पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिमंडल से होते हैं। दोस्तों प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।